नमस्कार, मैं डॉक्टर राम नारायण मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमालयन योग विज्ञान स्कूल, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी। आज का मेरा टॉपिक है योग। मित्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, योग आज की नहीं अपितु हमारे भारत की बहुत पुरातन ज्ञान परंपरा की एक विधा रही है और आचार व्यवहार की एक विधा रही है। पर मित्रों, जब हम योग के विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं तो हम सर्वप्रथम योग शब्द की उत्पत्ति और इसके अर्थ और इसके महात्म की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि योग शब्द की उत्पत्ति या योग शब्द के इतिहास की पृष्ठभूमि पे जब हम सर्वप्रथम नज़र डालते हैं तो सर्वप्रथम हम जाते हैं कि योग शब्द क्या शाब्दिक अर्थ है। तो योग शब्द के शाब्दिक अर्थ को देखने के लिए जब हम अपने ग्रंथीय दृष्टि की ओर अपनी ग्रंथीय दृष्टि देखते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि योग शब्द युज धातु से उत्पन्न हुआ है और युज धातु के कई अर्थ बताए गए हैं। युज धातु के अर्थों को समझने के लिए जब हम देखते हैं तो महामुनि पतंजलि कृत योग सूत्र के जो प्रिंसिपल कमेंट्रेटर हैं आचार्य व्यास, उन्होंने युज को युज समाधव के रूप और कहीं पर हम युज को हम युज संयमने के रूप में प्राप्त करते हैं और कहीं पर हम युजिर योगे के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर हम जब युज शब्द के भावार्थ को युज समाधव, युजिर योगे या हम युज संयमने के रूप में देखते हैं तो कहीं पर हमें युज का अर्थ समाधि के रूप में, कहीं युज का संबंध संयम के रूप में और कहीं युज का संबंध हम योग के रूप में प्राप्त करते हैं। वस्तुतः योग शब्द में युज धातु में घृण प्रत्यय लगने से उत्पन्न हुआ है और जिसका सामान्य अर्थ अगर हम भगवत गीता के आधार पर देखें तो आत्मा का परमात्मा से विलय होना, संयम होना, मिलना योग कहलाता। अब हम थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ समझने के बाद इसकी पृष्ठभूमि की ओर जानने का प्रयास करेंगे कि इसका वास्तव में इस योग शब्द का प्रयोजन क्या था, क्यों ये हमारे आचार व्यवहार में आया और इसके पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत जब हम वेदों से प्राप्त करते हैं तो हम वेदों में तो योग का वर्णन बहुत विस्तृत रूप में प्राप्त करते हैं, परंतु वेदों से पूर्व जो हमारी भारतीय सभ्यता थी, जो जिसे हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी हमें कुछ ऐसे अंश प्राप्त होते हैं जो योगानुकूल हैं और उनमें कुछ हमें योगासनों की मूर्तियां प्राप्त। पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब हम प्राप्त करते हैं तो हम अपने वेदों में योग संबंधी विचार विमर्श को हम व्यवस्थित रूप में प्राप्त। तो इस आधार पर हम ये कहने की स्थिति में आते हैं कि जो योग शब्द है जिसकी उत्पत्ति युज धातु से हुई है, जिसका संबंध हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की शुरुआत से है और जब हम इसको पारिभाषिक दृष्टि से जब हम इसको परिभाषित दृष्टि से जब हम इसकी ओर अपनी एक दृष्टि डालते हैं तो सर्वप्रथम हम हमारी दृष्टि जो जाती है वो महामुनि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग सूत्र की ओर जाती है। उन्होंने योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो मित्रों, चित्त क्या है? चित्त कुछ नहीं है, चित्त है अंतःकरण यानी मन में उठने वाली आवृत्तियों का, मन में उठने वाली वृत्तियों का पूर्णतया निरोध होना योग कहलाता। ये एक मनोवैज्ञानिक परिभाषा। ये मनोवैज्ञानिक परिभाषा क्यों है? क्योंकि ये मन पर नियंत्रण प्राप्त करना यहाँ पर योग को के रूप में हम समझते हैं। वही जब हम भगवत गीता की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, कि हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम आसक्ति का त्याग करके योग के कर्मों को करो। कहते हैं क्योंकि समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्व का भाव यानी मेरे अंदर जो आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व सभी शरीर में है। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाता है, ये भाव समत्व का कहलाता है और ये समत्व का भाव योग होता है। इसी प्रकार जब हम सांख्य की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं तो सांख्य दर्शन कहता है
प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है। प्रकृति क्या है? जो जड़ प्रकृति है, रजतम सत्व की साम्य अवस्था, और पुरुष क्या है? जो चैतन्य है। जब इन दोनों का पूर्णतया वियोग हो जाता है, आपसी संयोग नहीं होता, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? योग की कहलाती है। और जब हम हठ योग की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं तो हठ योग में कहते हैं कि जैसे नमक अपने आप समुद्र में या पानी में विलय होते ही अपने स्वरूप को भूल जाता है, उसी प्रकार आत्मा का परमात्मा में मिल जाना योग कहलाता है। तो मित्रों, हमने इन 2-3 प्रमाणिक परिभाषाओं के आधार पर, शाब्दिक आधार पर योग के भावार्थ को जो हम समझने का एक प्रयास करते हैं, वो हम इस स्तर तक पहुंचते हैं कि योग जहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध है, कहीं पर समत्व के रूप में योग है, कहीं आत्मा और परमात्मा के विलय के रूप में योग है। इन सब में हम देख रहे हैं कि योग शब्द कहीं ना कहीं दो चीज़ों के इसमें कहीं ना कहीं मिलन आक्षिप्त है। और वास्तव में युज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो जोड़ना या मिलाना ही है। पर हम जब ग्रंथीय दृष्टि में डालते हैं, जब हम युज समाधौ समझते हैं कि समाधि योग है, या जब हम संयम के रूप में योग को समझते हैं, या जब हम युज को योग के रूप में समझते हैं, तो वितर्क उत्पन्न होते हैं। पर इन सब में कहीं ना कहीं एक रूप में एकता होती है। इस शाब्दिक दृष्टि पर, इस पारिभाषिक दृष्टि पर योग को समझने के उपरांत हम इसके प्रकारों की ओर, इसके व्यवहारों की ओर, इसको अपने जीवन में उतारने की ओर, जब हम इसके महात्म की ओर दृष्टि डालते हैं, तो हमें योग और विस्तृत और प्रसारित रूप में समझ में आता है। वास्तव में योग आज की नहीं, सृष्टि निर्माण प्रक्रिया से ये परंपरा रही है। पर धीरे धीरे इसका जैसे विकास होता चला गया और आज सर्व समाज के कहीं ना कहीं आचार व्यवहार में आने लगा। योग वास्तव में एक, हम जब कहते हैं कि योग केवल व्यायाम की दृष्टि में जब हम समझते हैं, जब हम योग को केवल प्राणायाम की दृष्टि में समझते हैं तो हमें इसका हॉलिस्टिक अप्रोच समझ में नहीं आता। वो एक आंतरिक दृष्टि होती है, हम कहीं ना कहीं एक दृष्टि में उसको समझने का प्रयास करते हैं। पर जब हम योग को सार्वभौमिक दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, जब हम यूनिवर्सल दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं, तो योग का जो विस्तार है, जो महात्मा है, वो अत्यंत व्यापक इसलिए है मित्रों कि योग वास्तव में अपने स्वरूप को जानने की अवस्था। इसीलिए योग सूत्रकार ने समाधिपाद के 3 ही सूत्र में कहा है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। कब? जब उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी जब चित्त में उठने वाली वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाता है, उस समय व्यक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, यानी तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। तो योग आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति है, अपने आप को जानने की स्थिति है। और इसके प्रकारों के और इसके द्वारा बताए गए विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से हम इसको भली भांति समझ पाते हैं और इसको अपने जीवन में हम उतार पाते हैं। तो इस आज के एक छोटे से व्याख्यान के माध्यम से मित्रों, मैं यही बताने का प्रयास किया हूँ कि जो योग शब्द है, जिसे हम आज इंग्लिश में योगा शब्द बोल के इसकी शब्दार्थ को ही बदल देते हैं मित्रों, ये योग केवल मिलाना या जोड़ने तक सम्मिलित नहीं है। इसका संबंध कहीं ना कहीं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने तक है। बहुत बहुत धन्यवाद।